वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं होम साइंस की इस क्लास में। होम साइंस अगर आपका है और आपने बीए फोर्थ सेमेस्टर में होम साइंस लिया हुआ है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में। ठीक है, आवास एवं प्रसार शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में खास करके कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। और एक प्रकार से यह मॉडल पेपर होगा। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीन टाइप के जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लिखित परीक्षा में, निबंधात्मक परीक्षाओं में, तो उस दृष्टि से यह वीडियो होगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है और दो वीडियो हमारे महासंग्राम वीडियो जिसमें हमने एक प्रकार से क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करी है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे जिसको आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस इसमें हमने समाहित किए हैं और उन पर चर्चा करते हुए आपको कैसे उत्तर को लिखना है इसको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा ठीक उसी प्रकार से यह लिखित मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित मॉडल पेपर लिखा हुआ है। तो लिखित मॉडल पेपर का मतलब ये है कि जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको कॉपी लिखनी होती है। और एक होता है OMR बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पेपर, यानी जिसको ऑब्जेक्टिव परीक्षा बोलते हैं। तो उसकी ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का मैं दे चुका हूँ, एक मॉडल पेपर आपका आने वाला है, वो आ जाएगा 2-3-4 दिनों में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, सेम ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों में जिनकी परीक्षा लिखित होती है इसी प्रकार से आपके तीन टाइप के ही प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को और 8 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं जिसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। होम साइंस BA सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, आवास एवं प्रसार शिक्षा का मॉडल पेपर है ये 2023 के लिए। हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में 2024 की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो खंड आ से आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं खंड आ से, यानी जिस भी विश्वविद्यालय से आप होंगे उसमें अपना नियम लिखा रहता है, मतलब निर्देश दिया होता है पहले से पेपर में कि कितने प्रश्नों के उत्तर करने हैं और उस प्रश्न के कितने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा होम साइंस तो प्रैक्टिकल विषय है तो इसमें और भी थोड़ा नंबर कम ही होता है। ठीक है, थ्योरी में। तो ये होता है एक प्रकार से होम साइंस। तो होम साइंस के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है आवास और प्रसार शिक्षा से यानी हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से कि भूमिखंड चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भूमिखंड का मतलब क्या होता है? कहीं पर आपको जमीन खरीदनी है या एक प्रकार से जमीन को देखना है, भूमि का एक खंड देखना है, टुकड़ा देखना है जमीन का कि भाई हमको इसको भविष्य में घर बनवाना है, तो उसको एक प्रकार से ढूंढते समय, उसका चुनाव करते समय हमको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। तो खास करके जब आप भूमिखंड का चयन करते हैं तो सबसे पहली बात क्या देखते हैं आप? परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताएं क्या है, यानी वर्तमान में परिवार की क्या आवश्यकता है और हमारे जो भविष्य के बच्चे आएंगे, मतलब बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या, उनकी क्या आवश्यकताएं होंगी उस समय। उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, वर्तमान चीज़ों को और भविष्य में आने वाली चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है आने वाली समस्याओं के निदान के लिए, ताकि भूमिखंड अच्छे तरीके से उपयोगी हो सके हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए भी। तो पहली एक प्रकार से प्रभावित हमको ये करता है, भूमिखंड खरीदते समय व्यक्ति यह ध्यान देता है कि भाई ये हमारे उपयोग के लिए है और हमारे बच्चों के लिए उपयोग के लिए हो, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना एक प्रकार से परम आवश्यक है। तो परिवार की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, ये प्रभावित करता है भूमिखंड चयन को। दूसरा जो एक प्रकार से चीज़ हमको प्रभावित करती है वो शैक्षिक विशेषताएं। अगर भूमि आपको जहाँ पर खरीद रहे हैं, अगर वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक होती है तो लोग भूमि खरीदते हैं, या भूमि खरीदने के लिए लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर शिक्षा के केंद्र अच्छे अच्छे हों ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तीसरी बात यह है कि भाई स्वास्थ्य संबंधित तथ्य भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित तथ्य भी होते हैं जो कि भूमिखंड चयन को प्रभावित करते हैं। खास करके अगर बात की जाए भूमि को चुनते समय
तो लोग यही देखेंगे कि भाई अस्पताल के नज़दीक अगर घर होगा तो बाई चांस कभी बीमारी कोई आ गई या कोई दिक्कत आ गई तो लोग अस्पताल में एडमिट भी हो पाएंगे और अच्छे तरीके से उनका इलाज हो पाएगा। तो ये भी एक प्रकार से भूमिखंड चयन को प्रभावित करता है। इसके अलावा चौथी बात, सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, सारी सुविधाएं जहां पर व्यक्ति को मिलेगी वहीं पर लोग ज़मीन खरीदना चाहेंगे। ठीक है। पांचवी बात क्या होती है भाई, यातायात की सुविधाएं। यातायात की सुविधाओं से मतलब होता है कि भाई आप वहीं पर ज़मीन खरीदेंगे जहां पर एक प्रकार से यातायात के सुविधा हो, आने जाने का एक प्रकार से कोई मार्ग बाधक ना हो, यानी आपके घर तक बोलेरो कार या फिर जो भी पहुंचना है वो पहुंच जाए। ठीक है। तो ये एक प्रकार से ध्यान में रखना होता है कहीं पर ज़मीन जायदाद खरीदते समय कि भाई वहाँ पर यातायात यानी बस ट्रक ये सब ना आ जाए, लेकिन कार तो आपके घर तक पहुँच ही जाए, ये लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है। ताकि कोई नात रिश्तेदार आए आपके यहाँ पर तो उसको पैदल ना चलना पड़े, वहाँ तक सवारी आ जाए, तो ये चीज़ लोग ध्यान देते हैं, यातायात की सुविधाएँ। छठी बात, एक प्रकार से भूमिखंड चयन को प्रभावित करता है पारिवारिक आवश्यकताएं। जो परिवार की नीड्स होती हैं, फैमिली की नीड्स होती है, पारिवारिक आवश्यकताएं होती हैं, वह भी प्रभावित करती है काफ़ी हद तक भूमिखंड चयन को। इसके अलावा मितव्ययिता, यानी सातवीं चीज़ है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब होता है कि कम खर्चीली ज़मीन होती है, लोग वहीं पर खरीदना चाहते हैं कि भाई कम खर्चा में हो जाए और सारी सुविधाएं भी मिल जाए। लोग यही सोचते हैं कि सपौ मर जाए लठियों न टूटे। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि भूमिखंड चयन को प्रभावित करने में हम मितव्ययिता को भी शामिल करते हैं। मितव्ययिता माने होता है कम खर्चीला। ठीक है। ठीक है, समझ रहे, कम खर्चीला मतलब मितव्ययिता। मित माने एक प्रकार से व्ययिता मतलब मित व्यय यानी कम व्यय करना। ठीक है, कम खर्चीला हो वो ज़मीन वो जायदाद, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। और आठवीं चीज़ ध्यान में रखना होता है कानूनी पक्ष, यानी कि एक प्रकार से वो ज़मीन जो आप खरीद रहे हो उस ज़मीन पर कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई कोई मामला हो, किसी दूसरे ने खरीदा हो और कोई दूसरा फर्जी इसको बेच रहा है कागज़ बनवा करके, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो कानूनी पक्ष ये भी एक प्रकार से भूमिखंड चयन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमने कई सारे कारक बताए जो कि भूमिखंड चयन को प्रभावित करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखित स्वरूप में आप जो अगले हमारे महासंग्राम वीडियो जो पड़े हुए पिछले 2 वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं बताइए। गृह माने होता है घर, सज्जा माने होता है उसके सजावट को, मतलब गृह का सजावटीपन। तो गृह सज्जा में एक प्रकार से प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, गृह को सजाने का उद्देश्य क्या होता है कि हम घर को अपने क्यों सजाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भाई हम घर को क्यों सजाते हैं। तो गृह सज्जा की बात की है तो गृह सज्जा के कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो यही होता है कि भाई हमारा घर सुंदर दिखे। ठीक है, क्या हो, हमारा घर सुंदर दिखे, यानी सुंदरता गृह सज्जा का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति, यानी जब घर सुंदर होता है, घर की सज्जा ठीक ठीक तरीके से होती है, हर वस्तुएं अपने अपने उचित स्थान पर रखी हुई होती हैं, तो वह घर एक प्रकार से वैचारिकता प्रदान करता है। वह घर एक प्रकार से अभिव्यक्ति कुछ करता है, यानी कुछ कहता है। वो वस्तुएं वहीं पर कहीं, मतलब कोई वस्तु कहीं पर रखी तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर केवल वस्तु रखी है, वह वस्तु वहाँ पर क्यों रखी है और क्यों रखी गई है, वो क्या बता रही है, ये सारी चीज़ें उस पर फैक्टर होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे अभिव्यक्ति भी करती हैं वस्तुएं या फिर जो चीज़ें होती हैं। गृह यानी घर जो है एक प्रकार से आपकी विचारधारा को बताता है कि भाई आपकी वस्तु या आपने की सीनरी क्या लगाए हैं, आप भगवान की फोटो लगी तो धार्मिकता का परिचय मिल जाता है, या किसी महापुरुष की फोटो लगाते हैं तो आपको एक प्रकार से नैतिकता का या अन्य प्रकार की चीज़ें आदर्शवादिता का एक प्रकार से आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब ये है कि गृह सज्जा के दूसरा उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति, यानी घर को एक प्रकार से लोग देख करके खुद ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति इस प्रकार का होगा। आप बड़ा घर देखते तो लगता है कि भाई बहुत अमीर आदमी होंगे और इनकी ऐसी मानसिकता होगी, लोग पहले से आंक लेते। तो अभिव्यक्ति भी करता है घर अगर सजावट उसकी अच्छी तरीके से होती है। तीसरी बात, गृह सज्जा की दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में उपयोगिता भी बढ़ गई है। तो एक प्रकार से उपयोगिता को भी ध्यान में रखा था, चूँकि यूजफुल में चीज़ें भी एक प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं, अगर जिसका घर साफ सुथरा नहीं रहता है, सज्जा अच्छे तरीके से नहीं रहती है घर की, तो वो घर एक प्रकार से घर नहीं कहलाता। ठीक है। चौथा उद्देश्य होता है गृह सज्जा का विविधता, यानी विविधता मतलब कई प्रकार की चीज़ें, अलग अलग विभिन्नता जिसको कहते हैं, विविधता कई प्रकार की चीज़ें। पांचवी चीज़ है मितव्ययिता, यानी एक प्रकार से गृह सज्जा का उद्देश्य होता है कि
कम पैसे में ज़्यादा एक प्रकार से अच्छा दिखाने का प्रयास, ठीक है। और छठवीं बात होती है मौलिकता। यह भी एक उद्देश्य होता है। मौलिकता माने होता है एक प्रकार से कि भाई जो कुछ हम करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे मौलिकता होती है कि भाई वो हमारा जेन्युइन हो, खुद का हो, ठीक है। तो गृह सज्जा यही सारी चीज़ें होती है। गृह सज्जा की एक प्रकार से गुण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता, प्राचीनता, आधुनिकता, ये सभी गुणों को एक प्रकार से अपने में समाहित किया होता है एक प्रकार से गृह सज्जा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और सज्जा के सौंदर्य को प्रकाश एक प्रकार से बढ़ाता है, सज्जा की उपयोगिता को बढ़ाता है, मनोभाव को परिवर्तित करता है। तो गृह सज्जा एक प्रकार से यही सारी चीज़ें होती है। इसका यही उद्देश्य होता है कि ताकि आपका घर अच्छा दिखे और एक प्रकार से अभिव्यक्ति भी करे, सुंदर दिखे, विविध प्रकार का दिखे, उपयोगिता भी उसकी रहती है, इसीलिए लोग करते हैं। कम खर्चीला हो, मौलिकता हो उसमें, यही सारे उद्देश्य होते हैं घर में। अगला प्रश्न है रसोई घर की परिभाषा दीजिए। रसोई घर किसे कहते हैं भाई? तो रसोई घर जहाँ पर खाना बनाया जाता है उसी को रसोई घर कहते हैं। रसोई घर की परिभाषा को दिया है आर.एस. देशपांडे जी ने। उन्होंने कहा कि रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग होता है और क्योंकि उसमें भोजन तैयारी की स्वच्छता और गुण पर ही किसी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा और सुख निर्भर करता है। रसोई घर पर ही अगर रसोई घर स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा तो लोगों में बीमारियां कम फैलेंगी, लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे, लोगों की मानसिकता डेवलप होगी, लोग अच्छे विचार से एक प्रकार से क्रियान्वित होंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। तो अगर आपका रसोई घर ही साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत की बात है। अर्थात रसोई घर आपका साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए और खाना भी अगर आप अच्छा खाते हो तो आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है, आप कुपोषण के शिकार नहीं होते हैं। आहार नियोजन का अगर आप ध्यान रख करके भोजन बनाती हैं, आप महिला हैं और आप इस प्रकार से चीज़ें करती कि भाई हमारा भोजन अच्छा हो। भोजन अच्छा का मतलब नहीं कि अगर एक दिन मान लेते किसी सब्जी, कोई सब्जी बढ़िया बनी तो डेली आपको वही सब्जी नहीं बनानी है, उसको हफ्ते में एक बार ही देना है, ठीक है। कोई सब्जी मतलब हर बदल बदल कर खाना बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, कार्बोज, इन सभी का ध्यान रखना कि किसमें कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। पुरुषों के लिए, गर्भवती महिला के लिए, धात्री महिला के लिए, सभी के लिए अलग अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग नीड्स होती हैं पर्टिकुलर सभी की। तो रसोई घर के बारे में अगर बताया जाए तो रसोई घर एक प्रकार से घर का एक प्रकार से केंद्र बिंदु होता है, जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे घर को चाहो तो एक प्रकार से उससे क्रियान्वित करो और चाहो तो शिथिलता प्रदान कर दे। तो रसोई घर के बारे में आर.एस. देशपांडे ने सही ही कहा कि रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि उसमें भोजन तैयारी की स्वच्छता और गुण पर किसी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा और सुख निर्भर करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। रसोई घर कई प्रकार के होते हैं। रसोई घर एक दीवार वाला रसोई घर भी होता है, दो दीवार वाला रसोई घर भी होता है, यू आकार का रसोई घर होता है, एल आकार का रसोई घर भी होता है, दीप रसोई घर होता है, प्रायदीप रसोई घर होता है, तारक योजना रसोई घर होता है, पृथक केंद्र रसोई घर होता है कि घर से अलग बना दिया गया हो। तो रसोई घर के प्रकार हैं, आपसे अगर पूछ रहे तो बता सकते हो आप, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रसोई घर के कार्य केंद्र विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इसमें मुख्य उपकरण, पर्याप्त संग्रह सुविधाएं और कार्य स्थान सम्मिलित किए जाते हैं ताकि कार्य पूर्ण हो सके। और रसोई घर एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है किसी भी घर का। बिना रसोई घर के घर घर नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, पर्दे कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्दे कितने प्रकार के होते हैं? पर्दा जो लगाया जाता है आप सभी को पता होगा, पर्दा एक प्रकार से लाज होती है घर की। अगर घर में आप भाई घर क्यों बनाया था? ताकि सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी का हनन ना हो, तो इसीलिए पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं घर में। घर भी वैसे उसीलिए बनाया था, दरवाजे भी प्राइवेसी के लिए लगाए जाते हैं। तो एक प्रकार से पर्दे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर्दे, पहला तो पर्दा होता है कांच वाला पर्दा, आप सभी को पता होगा कांच का भी पर्दा होता है। दूसरा बांधने वाले पर्दे होते हैं। तीसरा केसमेंट के पर्दे भी होते हैं। चौथा ड्रेपरी टाइप का पर्दा होता है। पांचवा एक प्रकार से लपेटे जाने वाले पर्दे, वो भी एक प्रकार से पर्दा है। छठा पर्दा होता है बेनेसन ब्लाइंड वाला पर्दा, ठीक है। और इसके अलावा सातवां पर्दा होता है बैलेंस का पर्दा, ठीक है। आठवां होता है स्वैग पर्दा। नौवां होता है रस्सी या तार वाला पर्दा। तो एक प्रकार से पर्दे कई प्रकार के होते हैं। तो ये पर्दे के मैंने प्रकार बता दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है। प्रसार शिक्षा की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा होती है
और जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना होता है, जिसके साथ कार्य किया जाए। ऐसा कहा था एंस मिंगर महोदय ने, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रसार शिक्षा की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी प्राप्ति के लिए लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं प्रसारकर्ता जो होता है वो लोगों के पास जाकर कर उनको नई नई पद्धतियों के बारे में बताता है, नई नई जानकारियाँ देता है और कहीं ना कहीं पे उनकी कार्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं लोगों की, उन समस्याओं को भी प्रसार कार्यकर्ता एक प्रकार से उस समस्याओं का समाधान करने के लिए बताता है, एक बार समाधान करके दिखाता है और पूरी प्रक्रिया प्रोसेस समझा देता है, ताकि अगर भविष्य में दोबारा समस्याएं आती हैं तो आप इस प्रकार से समस्या का निदान कर पाएंगे। तो प्रसार शिक्षा के उद्भव की अगर बात की है तो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में इसका उद्भव हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1873 ईस्वी में किया था, प्रसार शिक्षा का, एक्सटेंशन एजुकेशन का। और कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संबंध में प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहीम्स महोदय ने 1894 ईस्वी में किया था। तो कहीं ना कहीं पे जो प्रसार शिक्षा है इसका मतलब ये है कि मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाया जाए, जिसके साथ कार्य किया जाए। प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर की शिक्षा होती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। इसमें क्या होता है कि प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित करते हैं। और प्रसार शिक्षा में कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है या बच्चा ही पढ़ सकता है। इसमें बूढ़े पढ़ते हैं, जवान पढ़ते हैं, वृद्ध पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सारे व्यक्ति पढ़ते हैं, स्त्री पढ़ती है, पुरुष पढ़ती है। यानी कि एक प्रकार से ये अनौपचारिक रूप से शिक्षा होती है। प्रौढ़, स्त्री, पुरुष और कृषक, इन सभी को दी जाती है शिक्षा। तो ये होती प्रसार शिक्षा, ठीक है। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए, यानी कहाँ कहाँ पर या किन किन केंद्रों पर प्रसार शिक्षा आपको मिल सकती है। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख केंद्र सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि पहला है आपका कृषि प्रसार केंद्र। कृषि प्रसार केंद्र पर कृषि के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, कृषि से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनका निदान आपको मिलता है। दूसरा स्वास्थ्य प्रसार केंद्र, स्वास्थ्य संबंधी एक प्रकार से जानकारी मिलती है। तीसरा होता है आपका गृह विज्ञान प्रसार केंद्र, जिसमें गृह विज्ञान से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान मिलता है। और चौथा होता है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा प्रसार केंद्र, इसमें पशुओं से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। पांचवा होता है आपका कृषि यांत्रिकी प्रसार केंद्र, यानी कृषि यांत्रिकी मतलब कृषि केंद्र जैसे हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जो है कंपाइन, गेहूं काटने की मशीन, धान काटने की, लगातार आप देख रहे हैं मशीनों का विकास हो रहा है। तो ये सब कृषि प्रसार मतलब कृषि यांत्रिकी प्रसार केंद्र के तहत ही हो रहा है, इसके द्वारा सुझाए गए नियमों के अनुसार ही हो रहा है। इसके अलावा औद्योगिक प्रसार केंद्र होता है उद्योगों में विकास के लिए, ठीक है, उसकी समस्याओं को निदान पाने के लिए इस केंद्र पर लोग जाते हैं। और सातवां होता है डेयरी प्रसार केंद्र, दूध वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये एक प्रकार से प्रसार केंद्र के प्रमुख मतलब प्रसार शिक्षा के प्रमुख केंद्र है, जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन से, कृषि प्रसार केंद्र, स्वास्थ्य प्रसार केंद्र, गृह विज्ञान प्रसार केंद्र, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा प्रसार केंद्र, कृषि यांत्रिकी प्रसार केंद्र, औद्योगिक प्रसार केंद्र और डेयरी प्रसार केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलने वाले किन्हीं 5 कार्यक्रमों के नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ सकें और अच्छे तरीके से आप घर पे बैठ करके आसानी से पढ़िए। आपको कहीं पर भटकने की, कहीं पर दौड़ने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ रात दिन जुड़ा हुआ है, आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। परीक्षा के अंदर समय तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और निश्चित तौर पर अगर आपने मेरी वीडियोज़ को देखा, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आपने मेरी वीडियोज़ में से लगभग 3-4 वीडियो भी देख लिया, निश्चित तौर पर आपके नंबर 80% तक आने की संभावना हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक मॉडल पेपर मैं देता हूँ, 1-2 मॉडल पेपर, कोई भी मॉडल पेपर अगर आप मेरा देख करके जाइएगा तो उसमें से लगभग 60 से 65% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही आते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अगर आप 2-3 वीडियो देख लेंगे तो लगभग 80% से ऊपर जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि मैं ये बहुत कम बोल रहा हूं, 100% तक हमारे जैसे जो मॉडल पेपर मैंने बनाया वही मॉडल पेपर विश्वविद्यालय में पूछ भी लिया गया। आप लोग 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर में परीक्षा दे करके आ रही हैं, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप लोग कहा नहीं जाता कि एक प्रकार से समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो आप लोग समझदार हैं और आप को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ किस तरीके से जुड़ा रहता है और किस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है। हमेशा मैं आपके लिए आता रहा हूँ,
तो आप लोगों का बस यही कर्तव्य है कि आप लोग हमारा साथ भी दीजिए, शेयर करिए वीडियो को, लगातार वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जो कुछ भी जितने फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलने वाले जो 5 कार्यक्रम हैं उनके नाम आपसे पूछ रहा है। वैसे और कार्यक्रम भी चलते हैं, लेकिन 5 कार्यक्रम के नाम आपसे पूछ रहा है। तो पहला आप लिख सकते हो कौन सा भाई, उसका नाम है ICSSR। क्या? ICSSR, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद। तो पहला तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद, ICSSR। ठीक है, दूसरा है आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको आप बोलते हैं IRDP। क्या बोलते हैं? IRDP, एकीकृत, ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यह गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलने वाला एक कार्यक्रम है। ठीक है, इसके अलावा कौन? IRDP। इसके अलावा अगला जो आपका है तीसरा, उसका नाम है केयर। ठीक है, केयर, CARE, केयर जो है ये भी गृह विज्ञान के क्षेत्र में ही चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो चौथा आप लिखिएगा, 3 तो हो गए, चौथा आप लिखिएगा FAO। ठीक है, FAO को क्या बोलते हैं भाई? FAO को खाद्य एवं कृषि संगठन बोलते हैं। FAO को क्या? खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके, बात ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, FAO। अगला है आपका 5वां, आप लिख लीजिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी गृह विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा और भी लिख लीजिएगा, छठा भी लिख लीजिएगा महिला समृद्धि योजना, जिसको आप क्या बोलते हैं? MSY भी एक प्रकार से क्या है? महिला समृद्धि योजना। ओके, तो ये सब गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलने वाले कार्यक्रम हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए। कौन कौन से? ICSSR यानी कि भारत सामाजिक विज्ञान शोध की भारतीय परिषद, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP, और केयर, और इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, महिला समृद्धि योजना यानी कि MSY। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, संचार की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संचार क्या होता है? संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो संचार की परिभाषा को देते हुए संचार क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचार का आदान प्रदान करने का तरीका एक प्रकार से संचार कहलाता है, और संचार के माध्यमों के द्वारा हम अपने विचारों को साझा करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा दी है प्रोफेसर IP तिवारी जी ने। उन्होंने कहा कि संचार जीवन की क्रिया है, और संचार के अभाव में यानी संचार की अगर कमी है तो जीवन में मतलब जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और संचार जीवन के साथ प्रारंभ होता है और जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने में तथा समाज में उसे यथोचित स्थान दिलाने में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर संचार ना हो तो बच्चे का सामाजिकरण नहीं हो पाएगा, तो बच्चा जानवर की भांति बन करके रह जाएगा। ठीक है, तो संचार आज जितनी भी मानवीय अंतःक्रियाएं हो रही हैं सब संचार की ही देन है। संचार अगर ना हो तो मानवीय क्रियाएं एक प्रकार से संभव ही ना हो पाएँ। ठीक है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर क्रियाएं हो, चाहे सामूहिक स्तर पर हो, चाहे देश विदेश के स्तर पर हो, सही संचार प्रक्रिया से हम हर स्तर की जो उत्पन्न विसंगतियां हैं उनको दूर कर पाते हैं। तो संचार एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। संचारों की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से इसके बारे में अभी हम विधियों के बारे में समझेंगे। एक होती है संस्थागत संचार विधियाँ, एक होती हैं असंस्थागत संचार विधियाँ। संस्थागत संचार विधियों के बारे में भी समझेंगे, तो हम असंस्थागत संचार विधियों के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ बताइए। तो प्रसार कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो इसके माध्यम से दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हैं। कोई चीज़ हमको प्रचारित करनी हुई तो हम श्रव्य और दृश्य सामग्रियों के माध्यम से ही करते हैं। श्रव्य माने होता है सुनना, दृश्य माने होता है देखना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब ये होता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और इस प्रकार से चित्र को देख भी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये आपका दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम है, जिसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से प्रसार शिक्षा का एक माध्यम होता है। मोबाइल फ़ोन भी, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। ठीक है,
तो उस दृश्य श्रव्य माध्यम की अगर बात की जाए तो दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण के महत्वपूर्ण साधन है। प्रसार कार्य में भी इसका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है और देख करके तथा सुन करके जो जानकारियाँ ग्रहण की जाती हैं उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दृश्य सामग्री शिक्षा का वह साधन है जो केवल दिखाई देता है, सुनाई देता नहीं है, मतलब सुनाई नहीं देता। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है वह शिक्षण साधन जो केवल कानों के प्रयोग में सुनाई देता है, जिसमें आँखों का कोई उपयोग नहीं होता, वो श्रव्य सामग्री कहलाता है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों माध्यम से, रेडियो हो गया, इन सभी, रेडियो पे आप केवल सुनते हैं और टेलीविज़न पर आप सुनते हैं, देखते हैं, दोनों श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम हो गया। लेकिन कहीं पर आप केवल देखते ही हैं, केवल सुनते नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें, तो इन्हीं सभी के माध्यम से हम लोग, जैसे कि आप केवल देखते हैं, क्या समाचार पत्र हो गया, ठीक है, उसको देख करके आप पढ़ते हैं, उसको सुनते नहीं हैं। अगर टीवी पर देखते तो उसको सुनते हैं, देखते भी हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये होगा दृश्य श्रव्य सामग्री जो कि संचार के लिए उपयोगी होता है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए दृश्य माध्यम या श्रव्य माध्यम का प्रयोग संचारकर्ता भी करते हैं और प्राप्तकर्ता भी करते हैं। जैसे संचारकर्ता मान लेते हो मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग प्राप्त करता है, आप लोग घर पर बैठ करके आसानी से पंखा चला करके वीडियो को देख पा रहे हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं विधिवत तरीके से। तो ये हो गया संचार के माध्यम से हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं और आप हमारे विचारों को समझ पा रहे हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को हमारे तक पहुंचा रहे हैं और हम उसके रिप्लाई में फिर दूसरी वीडियो बनाते हैं। तो आपको इसी प्रकार से अगर वीडियो चाहिए और भी सब्जेक्ट की तो आप लोग कमेंट करें। आपने परीक्षा आपकी कब होने वाली है, आप डेट भी डाल दें। अगर किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा लगी हुई है तो आप लोग डेट भी डाल दीजिएगा नीचे कमेंट में, ताकि मुझे ध्यान रहे कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा है, ताकि मैं उसके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूं और आपके लिए बना सकूं वीडियो, ठीक है। तो आप लोग हमें आदेश दीजिए, आप लोगों का यह अधिकार है कि आप आदेश दे सकते हो हमको कि भाई इस अभी तक आपने क्यों वीडियो नहीं बनाया। आप जब पजेशन करोगे, आप जब एक प्रकार से इस तरीके से पेश आओगे हमारे समक्ष, तो एक प्रकार से और अच्छा लगता है कि भाई देखिए हमारे जो भाई बहन हैं वो किस प्रकार से एक प्रकार से हमको कह रहे हैं। तो अच्छा लगता है इसमें कि भाई हाँ, हमारे अधिकारों से अवगत करवा रहे हैं हमको कि भाई हमको क्या करना चाहिए। हम शिथिल पढ़ रहे हैं तो हमको मोटिवेट करिए। जैसे अगर आप शिथिल पढ़ते तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। तो दुनिया में हर व्यक्ति कभी न कभी शिथिल जरूर पड़ता है। तो अगर मैं शिथिलता प्रदान मतलब हमारे अंदर आती है आलसीपन, तो आप हमें तुरंत एक प्रकार से डांटिए। अगर आपके अंदर आलसीपन आएगा तो मैं आपको डांटूंगा। तो एक प्रकार से ये तारतम्यता जब बनी रहेगी तो शिक्षण कार्य बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और हमारे भारतीय समाज की क्या होगी, एक प्रकार से उन्नति होगी दिन प्रतिदिन। तो ये हमको थोड़ा सा जानना है। और जो लोग ये कहते थे कि बीए कुछ नहीं होता है, बीए कौन पढ़ेगा, हमने चैनल जब बनाया तो लोग कहते कि भाई बीए कौन पढ़ेगा, अरे ये है दुनिया भर का टीम टाम लोग बता रहे थे। तो एक प्रकार से आप लोगों ने वह करके दिखाया कि बीए सभी पढ़ेंगे और बीए पढ़ करके लोग जानकार होंगे, बीए पढ़ करके लोग बीएससी और बीकॉम को पिछाड़ेंगे। कई प्रकार की चीज़ें एक प्रकार से लोग कह रहे थे कि भाई अरे बीए यार वैसे बियाहू पढ़ाई है, कौन पढ़ता है, बस बीए नाम मात्र की डिग्री होती है। आजकल बीए के बच्चे हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप बीए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत जानकारी मिल रही है। चले हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, संस्थागत संचार विधियाँ कौन कौन सी हैं बताएं। तो मैंने आपको बताया था संस्थागत और असंस्थागत दो प्रकार की संचार विधियाँ होती हैं। तो संस्थागत संचार विधियों की बात की जाए तो संस्थागत संचार विधियों में जैसे कि आपकी रेडियो हो गया, ठीक है, सिनेमा हो गया, समाचार पत्र हो गया, कोई प्रदर्शनी कहीं पर लगी है, कहीं पर आप घूमने जाएं, भ्रमण, बुलेटिन्स या अन्य लिखित साधन में जैसे बुकलेट हो गया, पत्रिकाएं हो गई तमाम सारी, पोस्टर हो गया, सीरियल हो गया, अध्यापक है, कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, प्रसार अधिकारी है, व्यावसायिक एजेंसियां हैं, टेलीफोन है। तो ये सब क्या है, ये सब संस्थागत संचार की विधियां हैं। संस्थागत संचार विधियों के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और एक होती है असंस्थागत संचार विधियाँ। असंस्थागत संचार विधियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पारिवारिक सदस्य, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपको कुछ आप बात करें आपके माताजी से,
अपने पिताजी से कुछ सीखें और उनको उनके विचारों में आपके विचारों में बातचीत हो, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, ये एक प्रकार से असंस्थागत संचार होता है। यानी इसको हम अनौपचारिक बातचीत भी कह सकते हैं, पारिवारिक सदस्य से बातचीत कह सकते हैं, मित्र से अपने आप बात कर रहे हैं, पड़ोसी से बात कर रहे हैं, स्थानीय नेता से बात कर रहे हैं, खेल के अपने कोई साथी है, फ्रेंड है, उससे बात कर रहे हैं, फ़ोन से नहीं दुकानदार से बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ़ोन से या इन सभी से, रेडियो टेलीविज़न से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पास बैठे, चूँकि आपके परिवार का सदस्य आपके पास होगा तो आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। ये सी चीज़ें होती, मित्र से, पड़ोसी से, स्थानीय नेता से, तो ये सब किसी मतलब ये सब क्या है, असंस्थागत तरीके से बात की जाती है। तो ये क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए बिल्कुल से अति लघु उत्तरीय टाइप के। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए खंड बा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 8 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्न आपको छांट करके लिखने हैं, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। गृह योजना को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई गृह विज्ञान मतलब गृह योजना यानी घर की योजना, जो घर प्लानिंग कर दी जाती है, तो घर अगर आप बनवाना चाह रहे हैं या घर में एक प्रकार से योजना बना रहे घर की, तो उसको प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो घर योजना या गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली बात, अगर घर बनवाने की आप सोच रहे हो तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान देनी होती है, दिशा स्थिति, यानी कि किस दिशा में आपका मुहारा होगा, किस दिशा में आपका एक प्रकार से पिछवाड़ा किस दिशा में होगा, और दाएं साइड बाएं साइड एक प्रकार से पूरा क्या पड़ेगा, मतलब आगे पीछे सारी चीज़ें आप एकदम से फिट कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में हमको एक प्रकार से घर बनवाना, मुखड़ा कैसे करना, आमुख कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें, रसोई घर किस दिशा में होगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें पहले से हम फिक्स कर लेते हैं। तो एक तो ये भाई कि दिशा स्थिति हमको एक प्रकार से प्रभावित करती है गृह योजना को बनाते समय। दूसरी बात, बाह्य स्वरूप यानी घर का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ता है, बाह्य स्वरूप भी प्रभावित करता है। तीसरी बात, एकांत होना चाहिए जहाँ पर आप घर बनवा रहे हैं, एकांतता का भी ध्यान रखते हैं बहुत सारे लोग। चौथी बात है, सामूहिकरण भी एक प्रकार से इसमें होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सामूहिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके सामूहिकरण का मतलब होता है कि कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना, या व्यवस्था कमरों के कार्यों के सहसंबंध के अनुसार होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि नक्शे में सामूहिकरण पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है तो आवास सुविधाजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है और उसमें सही संबंध आवश्यक है। आवास में मुख्यतः 3 समूह होते हैं और इनको एक दूसरे से संबंधित करना आवासीय योजना का एक अंग होता है। एक तो बरामदा या बैठक का समूह, मतलब बैठक समूह होता है बरामदा, एक शयन कक्ष होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एक प्रकार से शयन कक्ष यानी सोने वाला, एक होता है बरामदा या बैठक का कक्ष, और एक होता है एक प्रकार से स्नानागृह या शौच गृह। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक प्रकार से लोग जाते हैं, समूह के लोग या मतलब सभी लोग जाते हैं जहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए सामूहिकरण का, कि भाई जहाँ पर सभी लोग घर के जाते हैं या आते हैं या बैठते उठते हैं वो चीज़। पांचवी चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है बृहत्ता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। छठवीं चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी होती है घर को बनाते समय, लोचमयता, ठीक है। सातवीं चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है सम्मोहन, और आठवीं चीज़ होती है आपको ध्यान में रखनी होगी स्वच्छता, ठीक है। नौवीं चीज़ ये होती है आपकी व्यवहारिक सुविधाएं, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसके अलावा 10वीं चीज़ होती है फर्नीचर की आवश्यकता, ठीक है। 10वीं 11वीं चीज़ ये होती है मितव्ययिता, गृह योजना यानी कम खर्चीला हो, ठीक है। 12वीं चीज़ आप लिख सकते हो सौंदर्यता हो, उसमें अच्छा दिखता हो, अच्छा लोकेशन हो, ठीक है, और एक प्रकार से कम खर्चीला हो, आवश्यकता फर्नीचर की कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। बृहत्ता हो, बड़ा हो घर, लोचमयता हो, एक प्रकार से घर में ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जैसा चीज़ें हो गई वैसी ही, मतलब कठिनता उसमें नहीं होनी चाहिए, लोचमयता होनी चाहिए। एक प्रकार से ज़्यादा जटिल घर भी नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत कठिनता से बनाया गया हो, ऐसे नहीं। लोचमयता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, व्यवहारिक सुविधाएं प्रदान करने वाला घर होना चाहिए। तो ये सब गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्व हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, आमुख क्या है विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। आमुख, आमुख माने क्या होता है, आमुख माने क्या होता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आमुख माने होता है मुखड़ा या मुखौटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आमुख क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो शाह काले और पातकी महोदय, शाह
काले और पातकी, 3 व्यक्ति हैं ये अलग अलग, ठीक है। इन तीनों ने एक प्रकार से आमुख के बारे में बताते हुए कहा कि सूर्य, हवा, वर्षा और आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना, ताकि ये सभी तत्व भवन में आवश्यकता अनुसार ही प्रवेश कर सके। यानी आमुख का ये मतलब होता है कि घर में आपके प्रकाश उचित मात्रा में ही आए, घर में आपकी ज़्यादा हवा ना पहुँचे, मतलब उचित मात्रा में ही हवा आए, ठीक है, उचित मात्रा में ही एक प्रकार से सूर्य की एक किरण आए, हवा आए, ठीक है। तो भवन में वर्षा की बौछार जो है उचित मात्रा तक ही आए, मतलब जितनी सीमित हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है आमुख, इसी का एक प्रकार से आमुख उसी को बोलते हैं। आर.एस. देशपांडे जी कहते हैं कि उनकी एक पुस्तक है मॉडर्न आइडियल होम्स फॉर इंडियन, मॉडर्न आइडियल होम्स फॉर इंडियन में उन्होंने लिखा कि उचित आमुख से तात्पर्य एक भवन के नक्शे को इस प्रकार निर्धारित अथवा मुख प्रदान करने से होता है जिसके द्वारा उसके निवासी प्राकृतिक संपदा जैसे कि सूर्य, हवा और वर्षा से जो कुछ उनके लिए अच्छा होता है उनका आनंद उठा सके और जो कुछ उनके आराम में बाधक है उसे हटा सके। यानी बरामदा जो होता है, घर का जो मुखड़ा होता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, घर का मुखड़ा ऐसा हो जिससे प्रकाश भी उचित मात्रा में घर में पहुंचे। ऐसी बात नहीं कि प्रकाश ना आए, प्रकाश आए उचित मात्रा में आए, वर्षा की बौछार आए उचित मात्रा में आए, ठीक है, हवा आए बरामदे में उचित मात्रा में आए। तो घर का आमुख ऐसे बनाना चाहिए कि ताकि सब कुछ उचित मात्रा में प्राकृतिक संपदा हमको मिलती रहे और प्रकृति का हम अच्छे तरीके से उपभोग भी करते रहें। तो ये रहा आपका आमुख। आमुख जो शब्द है ये आंग्ल भाषा का पर्यायवाची शब्द है। आमुख को अंग्रेजी में ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति, ठीक है। तो आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति मतलब कि जो सूर्य भगवान का उदय होने का दिशा है, ठीक है। तो उसकी तरफ किस तरीके का, अगर आप पश्चिम पूर्व दिशा में एक घर बनवाएंगे तो सारा प्रकाश आपके आमुख पर यानी घर में ही पड़ेगा, जो आपको बड़ा बेतुका लगेगा। आप अगर पश्चिम दिशा में मुखड़ा कर देंगे तो भी एक प्रकार से आपके घर में सारी रोशनी, जब लास्ट वाले भगवान सूर्य जब अस्त होने को होंगे तो सारा प्रकाश आपके घर में घुसेगा, वो भी आपको एक प्रकार से एकदम से आग जैसा जलाएगा गर्मियों में, ठीक है। तो घर की दिशा उत्तर दिशा में बड़ी अच्छी मानी जाती है। घर अगर उत्तर दिशा में होता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है, और खास करके आप अधिकतर घर देखिएगा तो उत्तर दिशा में ही बनते हैं और बनाए भी जाते हैं लोगों के द्वारा। क्योंकि उत्तर दिशा में घर होने का मतलब होता है कि आप उत्तर दिशा में घर बना लेंगे तो प्रकाश भी पश्चिम मतलब पूरब से भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, पश्चिम से भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत कम आएगा, उचित मात्रा में आएगा। और पूर्वाई चलेगी तो भी कुछ हवा आपको मिल जाएगी, सारा धूल गर्दा आपको नहीं मिलेगा, चूंकि पूरब से दीवार लगेगी, पश्चिम से दीवार लगेगी और उत्तर दिशा में खुला रहेगा। तो इससे क्या होगा, ना तो पूर्वाई लागे और ना पछियाव लागे, ठीक है, और ना उत्तराही लागे, चूंकि उत्तराही आपकी पीछे से आएगी, मतलब उत्तराही लगेगी, मतलब उत्तराही लगेगी, दक्षिणार्ध नहीं लगेगी, यानी दक्षिण दिशा से जो हवा आएगी वो आपको नहीं लगेगी चूंकि पीछे से आएगी। बस केवल उत्तर दिशा से हवा आएगी, और उत्तर दिशा से ज़्यादा हवा चलती नहीं है, बहुत कम देखा गया कि भाई उत्तराही चलती है, उत्तराही बहुत कम चलती है। पूर्वाई और पछियाव बहुत अधिक मात्रा में आप गर्मियों में देखते हैं क्या चलती है, लू चलती है, ठीक है, जो एक प्रकार से पछुआ बयार बोलती है उसको, ठीक है। और पूर्वाई कब चलती है, जब पानी बरसने होता है तो पूर्वाई चलती है, जिसमें बादल उड़ते हैं गर्मियों में आप देखते हैं। तो गर्मियों में पछुआ पूर्वाई ठंडियों में भी चलती है, ठंडी एक प्रकार से। तो और गर्मी में भी, तो लू से आप बच पाएंगे। तो उत्तर दिशा की ओर अगर आमुख होगा तो अच्छे तरीके से आप रह पाएंगे। तो ये मैं एक प्रकार से अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, मेरा दरवाजा भी उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। चले, और लगभग अधिकतर जो भारतीय घर हैं उनकी जो एक प्रकार से मुहारा होता है वो उत्तर दिशा की ओर ही होता है। तो भवन की योजना के संबंध में आमुख एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आमुख की उचित स्थिति द्वारा हम भवन की स्थापना में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि हवा, धूप, वर्षा आदि का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आमुख का संबंध केवल सामने की स्थिति से ही नहीं होता है, वरन भवन के पीछे के भाग के प्राकृतिक तत्वों के संबंध में भी होता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल सामने से ही सारी चीज़ें एक प्रकार से उचित है, पीछे की चीज़ें नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा आमुख के बारे में, ठीक है, विवेचना हमने कर दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कला के तत्वों में नमूनों से क्या तात्पर्य है, नमूने के प्रकार बताइए। नमूना एक प्रकार से जिसको आप प्रारूप बोलते हैं, ठीक है, उसी को नमूना बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कला के तत्वों में नमूनों से क्या तात्पर्य है और नमूने के प्रकार बताइए। नमूना जो है
वो किसी भी सतह को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए नमूनों का प्रयोग किया जाता है। नमूने का मतलब होता है कि रेखाओं, स्वरूपों, पोतों और रंगों का चित्त आकर्षक मिश्रण किया जाए। ठीक है। भवन निर्माण में तथा सज्जा के नमूने बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं अधिक मात्रा में। वहाँ नमूने सौंदर्यवर्धक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कि ताकि सौंदर्य और अधिक दिखे। ठीक है। और वहीं इनका बहुत अधिक प्रयोग भद्दापन भी लगने लगता है कभी कभी नमूने का। ठीक है। नमूने का माप, उनमें रेखाओं, स्वरूपों, रंगों का संयोजन संतुलित होना चाहिए तथा जिस वस्तु पर नमूना बनाया जा रहा हो उसके अनुरूप होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से डिजाइन जिसको बोलते हैं, नमूना भी उसी को बोलते हैं, प्रारूप बोलते हैं उसी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि छोटे कमरे की अगर बात की जाए, छोटे कमरे पर मतलब छोटे कमरे पर या छोटे पर्दे पर छोटे छोटे नमूने आपके बने होते हैं। बड़े बड़े कमरों में बड़े बड़े पर्दों पर बड़े बड़े नमूने आपको अधिक अच्छे लगेंगे। तो एक प्रकार से जैसा हो उसी तरीके से नमूने बनाना चाहिए ताकि संतुलित दिखे, अच्छा दिखे। ठीक है। नमूने नीरसता और उदासीनता समाप्त कर सजीवता तथा रोचकता उत्पन्न करते हैं और इनका प्रयोग विविधता लाने के लिए भी किया जाता है नमूनों का। ये बात भी ध्यान रखिएगा। नमूने एक प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न यहाँ भी है। नमूने कई प्रकार के होते हैं। पहला तो नमूना होता है आपका प्राकृतिक नमूना, दूसरा होता है ज्यामितीय नमूना और तीसरा होता है आपका मिश्रित नमूना। जो प्राकृतिक नमूना होता है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे बना दिए गए पर्दे पर या फल फूल का चित्र या पशु पक्षी बना दिया गया, कोई जानवर बना दिया गया। तो इन सभी को एक प्रकार से या विभिन्न धरातलों पर हम चित्रित करते हैं। नमूनों का प्रारंभ जो होता है इसी प्रकार से नमूनों से हुआ है और आज आप देखते हैं बहुत अधिक मात्रा में नमूने बनाए जा रहे हैं, चित्र डिजाइन बनाई जा रही है। प्राकृतिक नमूनों का प्रयोग सज्जा के अन्य उप साधनों के रूप में भी किया जाता है। नमूना एक प्रकार से अच्छा यानी कि पेंटिंग या डिज़ाइन जिसको बोलते हैं पर्दे पर करना या दरवाजे पर या दीवालों पर करना, तो एक प्रकार से कई प्रकार के नमूने आपको दिखते हैं। दूसरा होता है ज्यामितीय नमूना। ज्यामितीय नमूने आधुनिक चित्रकला के एक प्रगतिशील उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है। और ज्यामितीय नमूने विविधता लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ज्यामितीय नमूनों का जो उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है जब मनुष्य प्राकृतिक नमूनों से उबरने लगा कि भाई यही पेड़ पौधे, यही पशु पक्षी, यही जानवर देख देख करके मैं बोर हो गया हूँ, तो लोग एक प्रकार से ज्यामितीय टाइप के नमूने बना लेंगे। इसमें नमूने सीधी पड़ी तिरछी रेखा को बना करके एक प्रकार से नमूने बनाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये होता है आपका ज्यामितीय नमूना। और तीसरा होता है मिश्रित नमूना। मिश्रित शैली के नमूनों की अगर बात की जाए तो उसको प्राकृतिक वस्तुओं की विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया जाता है। और जो मिश्रित शैली के नमूने होते हैं ये पूर्ण रूप से कलाकार की मानसिक रचना होते हैं, क्योंकि इनमें कल्पना शक्ति के सहारे पर ही एक प्रकार से मिश्रित शैली के नमूने को बनाया जाता है। कभी कभी प्राकृति और ज्यामिति दोनों शैलियों को एक प्रकार से मिला करके प्रस्तुत किया जाता है, तो वो होता है मिश्रित शैली का नमूना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से डिजाइन बना देना ताकि जो प्रकृति में ना हो। ठीक है। आप देखते हैं कि पेड़ बना दिया, फिर बगल में एक प्रकार से नदी बना दिया, बह रही है, और इधर बगल शेर को पानी और जो है इधर हिरन एक घाट पर पानी पी रहा है, उधर शेर पी रहा है पानी। ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को बना देते हैं रेखाओं के माध्यम से, ताकि एक प्रकार से क्या होता है कि जो प्रकृति में नहीं दिखती है और मतलब प्रकृति में भी दिखती है और ख़ास करके मतलब आधुनिकता की दृष्टि से अगर देखें तो जो ज्यामितीय नमूने उसमें भी दिखती है। तो ज्यामितीय और प्राकृतिक दोनों नमूनों को एक में मिला करके प्रस्तुत करने का विधान, खास करके ज्यामितीय नमूना और प्राकृतिक नमूनों को मिला करके जो एक प्रकार से शैली बनती है उसको मिश्रित शैली का नमूना बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है नमूने के प्रकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रकाश को परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकता एवं कारण बताइए। प्रकाश की आवश्यकता होती है घर के लिए, क्योंकि बिना प्रकाश के कोई वस्तु आप देख नहीं पाएंगे। जब आपके प्रकाश जो होता है वस्तुओं पर पड़ता है और वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में जाता है, तभी आपको ऊंची चीज़ों की आवश्यकता मतलब आपको वस्तुएं दिखती हैं। और अगर प्रकाश ना हो तो आपको वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है। अगर हमेशा अंधेरा हो तो आपकी सजावटीपन को कोई नहीं देखेगा। अगर आप देखिए शॉपिंग मॉल में जो कपड़े लगाए जाते हैं या किसी भी आप देखिएगा कहीं कहीं पर भी या बैकग्राउंड में सजाने के लिए तो प्रकाश यानी बत्ती लगा देते हैं। उसमें आप देखते बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी होती हैं दुकानों के ऊपर शहरों में, या किसी चीज़ की प्रचार करने तो अंदर से लाइट जला दिया जाता है ताकि प्रकाश में चीज़ें दिखें।
ठीक है। तो प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से भूमिका होती है किसी घर को अच्छा दिखाने में, गृह सज्जा को वास्तविक धरातल पर प्रस्तुत करने में, ठीक है। आपकी गृह सज्जा को, आपके नमूने को विशिष्ट तरीके से दिखाने के लिए, आपकी डिजाइन को विधिवत तरीके से प्रस्तुत करने में प्रकाश की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। प्रकाश भी कई प्रकार का होता है। प्रकाश आप देखिए, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, इन सभी प्रकाश के माध्यम से आपका कमरा स्वच्छ दिखता है और अच्छा भी दिखता है। जो शर्ट आप एक प्रकार से अंधेरे में पहनेंगे या दिन में पहन करके बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपको उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में वही शर्ट आप देखते हैं या वही लहंगा आप देखती हैं जा करके, तो आप जब लहंगा देखने जाती हो शॉपिंग मॉल में या कहीं दुकानों पर, तो वहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा लगाई होती है फोकस करके, उसी फोकस लाइट का एकदम से उसी कपड़े पर होता है ताकि कपड़ा चमकता हुआ दिखता है, बड़ा प्यारा कलर दिखता है वहाँ पर जब आप कपड़ा खरीदने जाती हो तो। और आप लोग वही पसंद भी कर लेती हो कि भाई अरे दादा एकदम चमकत है कपड़ा वाला लहंगा, 3500 रुपये का लहंगा है, मज़ा आए जी, एकदम से चमकत है, वो मैंने इतना सितारा लगा दी नहीं कि लाइट के रिफ्लेक्शन होते है। और वही मैं एक प्रकार से लोग खूब 3500 कहीं ना 3500 नहीं, हम 3000 देवे तो 3000 में दे के तुरंत खरीद लेती वहाँ का। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भाई, और वो कितने का लहंगा, 2000 के, 1500 का लहंगा और 3000 रुपये बेच देते हैं, वो 3500 जान पहले में बता देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता हो चुका है कि लड़कियां जो होती हैं अब वो सामान सस्ता करवा करके बोलने के लिए बोलती हैं कि भाई, तो उसको दुगुना रेट बताते हैं हम लोग। बड़े होशियार होते हैं बेचने वाले भी, और महिलाएं सोचती हैं कि मैं होशियार हूँ, मैंने कम करवा लिया, और वो लोग सोचते हैं कि भाई हमने एक प्रकार से तो दुगुना बता करके फिर कम कर दिया, तो दोनों खुश रहते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रकाश की बड़ी अच्छी आवश्यकता होती है। प्रकाश की परिभाषा दी है अलेक्जेंडर महोदय ने। उन्होंने कहा कि प्रकाश वातावरण का ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मानव को प्रभावित करता है, जबकि पीट पिकेट और आर्नोल्ड महोदय वो कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दृष्टि को संभव बनाता है। हेलन जे वान जेंटे कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो देखने की क्रिया को संभव बनाती है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि अगर हम देख पा रहे हैं किसी वस्तु को तो प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों है प्रकाश की, तो प्रकाश की आवश्यकता इसलिए क्योंकि कार्य अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर प्रकाश नहीं तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आपकी सुरक्षा नहीं, मतलब किसी भी चीज़ की आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रकाश होता तो सुरक्षित आप रख पाते हैं। सुंदरता भी आपसे मतलब प्रकाश से ही बढ़ती है, तो सुंदरता भी प्रकाश से ही बढ़ती। तो ये 3 आवश्यकता आप लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर कारण की बात की है प्रकाश की, तो कारण है आराम की दृष्टि से प्रकाश का, ठीक है, दृष्टि प्रदान करता है प्रकाश, तो इसके लिए ये एक प्रकार से एक कारण है। तो गृह में एक प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका होता है प्रकाश का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, फर्नीचर के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। फर्नीचर के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्नीचर के कितने प्रकार होते हैं और विभिन्न प्रकारों के बारे में आप उदाहरण के सहित लिखिए। तो फर्नीचर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है फर्नीचर किस वस्तु से निर्मित है, इस आधार पर हम फर्नीचर को बांटते हैं। दूसरा, फर्नीचर की कीमत कितनी है, उसके आधार पर हम फर्नीचर को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु के द्वारा निर्मित जो फर्नीचर होता है, खास करके बहुत सारी वस्तुओं के अलग अलग वस्तुओं से मिलकर के, अलग अलग धातुओं से मिलकर के बना होता है कि भाई फर्नीचर किस वस्तु से बना है। तो पहले तो भाई लकड़ी के फर्नीचर बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि देवदार लकड़ी हो गई, शीशम है, चीड़ है, आबनूस है, आम है, अखरोट है। इन सभी की लकड़ियों से आप देखते हैं मेज बनती है, कुर्सी बनती है, पलंग बनता है, तखत बनती है, चारपाई बनती है, दीवान बनता है। ये सब एक प्रकार से लकड़ी से बनते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है। दूसरा होता है धातुओं से बनने वाले। धातु से, जैसे लोहे से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, स्टील से बनते हैं, इस्पात से बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी धातुओं के द्वारा आप देखते हैं अलमारियाँ बनाई जाती हैं, लोहे से, स्टील से, इस्पात से, एल्यूमिनियम से। और फोल्डिंग पलंग भी बनती है, आप देखते हैं लोहे वाली जो होती है, कुर्सी बनती है, मेज बनती है, ये सब भी एक प्रकार से धातुओं से बनाए जाते हैं। तीसरा जो होता है एक प्रकार से प्रकार वो होता है जो है इससे प्लाईवुड से भी बनता है। एक प्रकार से लकड़ी की जो बारीक परतें होती हैं उनको काट करके सस्ती लकड़ी पर चिपकाने से प्लाईवुड बनता है, और इससे पलंग और अलमारियाँ बनाई जाती हैं प्लाईवुड से। चौथा जो होता है एक प्रकार से फर्नीचर का प्रकार, उसमें बेंत,
बेंत एक प्रकार से ऐसी लकड़ी होती है जो टूटती नहीं जल्दी, तो बेंत से भी एक प्रकार से आप देखते हैं कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। बेंत की बहुत सारी कुर्सियाँ फेमस है, बड़े बड़े लोग उसको रखते हैं अपने घर में। तो बेंत से कुर्सी बनती है, टेबल बनता है, सोफा सेट भी बनता है उससे, ठीक है। और हल्का फर्नीचर होता है, बरामदा, गैलरी और लॉन में रखा जाता है खास करके इससे बने हुए कुर्सी मेजों को, ठीक है। तो ये हो गया। और पांचवा होता है सरकंडे से बना हुआ एक प्रकार से फर्नीचर। सरकंडे के द्वारा लॉन, गैलरी और इन सभी के लिए कुर्सी नुमा मूढ़े या फिर मूढ़े बनाए जाते हैं, जिस पर लोग एक प्रकार से बैठते भी हैं और बड़े हल्के होते हैं ये, ठीक है, सरकंडे से बने हुए। छठवा होता है एक प्रकार से जो फर्नीचर, वो गद्देदार फर्नीचर होते हैं। गद्देदार फर्नीचर की अगर बात की जाए तो लकड़ी अथवा लोहे के फ्रेम का फर्नीचर बना करके उसमें स्प्रिंग लगाए जाते हैं और फोम, रबर या नारियल के छिलके, जूट, इन सभी का प्रयोग करके ऊपर से रैगजीन या सुंदर चमड़े से उसको ढक दिया जाता है। और यह कीमती होता है, सुंदर होता है और टिकाऊ भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, गद्देदार फर्नीचर जो होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक से भी एक प्रकार से आप देखते कुर्सी वगैरह बनती हैं। तो वर्तमान में प्लास्टिक का प्रचलन तो अधिकतर बढ़ चुका है और इससे एक प्रकार से हल्के फर्नीचर बनते हैं, सुंदर है, मजबूत बनते हैं, कम कीमत वाले होते हैं प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ठीक है। और इसकी एक प्रकार से बड़ी फेमस चीज़ें प्लास्टिक की तो बहुत सारे फर्नीचर बन गए हैं आजकल, ठीक है। और आठवां जो होता है फर्नीचर का प्रकार, वो है आपका फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास की बात की यानी कांच, तो कांच के तारों को कपड़े जैसा बुन करके प्लास्टिक की परत उस पर चढ़ा करके तैयार किया जाता है फाइबर ग्लास को, और अत्यंत महंगा होता है फाइबर ग्लास। इसमें खासकर मेज, कुर्सी, तिपाई, बुक रैंक, ये सब बनाए जाते हैं एक प्रकार से फाइबर ग्लास में। यानी लकड़ी का फ्रेम लगा रहता है या फिर किसी दूसरे का फ्रेम हो सकता है, बीच में उस पर शीशा लगा होता है, तो उस टाइप का भी बनता है एक प्रकार से, तो फाइबर ग्लास से। तो ये तो हो गए भाई वस्तु के द्वारा निर्मित फर्नीचर में एक प्रकार से 8 प्रकार जो मैंने आपको बताए। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था सेकंड टाइप में फर्नीचर के प्रकार को हम इंडिकेट करते हैं, वो होता है कीमत के आधार पर, कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा कम कीमत का है, तो वो, ठीक है। तो कीमत के आधार पर अगर फर्नीचर की बात की जाए तो पहला फर्नीचर उसमें आता है कम लागत वाला फर्नीचर। आम की लकड़ी से बने पलंग हो गए, मेज हो गया, कुर्सी, सरकंडे के मूढ़े, निवाड़, इसके अलावा मूंज, सुतली से बने पलंग और पुराना टिकाऊ फर्नीचर, ये सब एक प्रकार से कम दाम में रहते हैं। और फर्नीचर की कीमत एक प्रकार से बनावट उसकी एक प्रकार से अच्छी भी दिखती है और कम सस्ते होते हैं, तो कम लागत में फर्नीचर जो लकड़ी वगैरह के बनते हैं, ठीक है, वो। दूसरा क्या होता है निम्न लागत का फर्नीचर। निम्न लागत का फर्नीचर मतलब जो निम्न लागत के फर्नीचर होते हैं वह जैसे बलूत की लकड़ी से, चीड़ से, बेत से जो बनते हैं वो निम्न लागत या निम्न मध्यम लागत के एक प्रकार से माने जाते हैं। जैसे वर्तमान में बांस का फर्नीचर भी अत्यंत प्रचलित है और यह सादा होने के साथ साथ सुंदर भी दिखता है बांस, तो ये निम्न मध्यम लागत का फर्नीचर होता है बांस वाली लकड़ी। तीसरा होता है बांस और बेत वाला। तीसरा जो होता है उच्च मध्यम लागत का फर्नीचर जो होता है या खास करके महोगनी व अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है जो एक प्रकार से फर्नीचर। और आधुनिक समय में धातु, प्लास्टिक, नक्काशीदार तथा फोम युक्त फर्नीचर, मुलायम चमड़े के फर्नीचर और फाइबर ग्लास से निर्मित जो फर्नीचर होते हैं वो सब उच्च मध्यम लागत के फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने फर्नीचर के बारे में देखा और समझा। तो ये होते हैं फर्नीचर के प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए, निश्चित तौर पर आपके समझ में आए हुए होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर आप प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। आप लोग एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बताइए। बढ़िया प्रश्न है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रसार शिक्षा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात की जाए तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का तात्पर्य होता है उन कार्यों से जो प्रसार दर्शन को या प्रसार विचार को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करते हैं ताकि वे स्वावलंबी बन सके, मनुष्य आत्मनिर्भर बन सके, तो वो उसी को हम प्रसार का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। प्रसार के सिद्धांत प्रजातांत्रिक होते हैं, सरल होते हैं, उपयोगी होते हैं, नैतिक होते हैं, शिक्षात्मक भी होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रसार के सिद्धांत कौन कौन से। पहला सिद्धांत प्रसार सिद्धांत में आता है, प्रसार सिद्धांत जो होता है ये संस्कृति तथा प्रजातंत्र पर आधारित होता है और साथ ही साथ रूढ़िवाद परंपराओं में परिवर्तन लाने में विश्वास रखता है या विश्वास करता है। कौन? प्रसार सिद्धांत, पहली बात। दूसरा सिद्धांत इसका ये है
कि प्रसार का सिद्धांत है कि क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा समाज के अधिकांश लोगों का लाभ हो सके। इसमें वर्ग, आयु व लिंग का कोई भेद नहीं रखा जाता है। इससे लड़के का भी लाभ हो सकता है, युवा लोगों का भी लाभ हो सकता है, वृद्ध लोगों का भी लाभ हो सकता है, ठीक है, महिलाओं का भी लाभ होता है, पुरुषों का भी लाभ होता है। तो ये प्रसार शिक्षा का दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत ये है प्रसार शिक्षा का कि प्रसार कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं और इस हेतु उन्हें बाध्य नहीं किया जाता है कि भाई ये आवश्यक ही होती। तो लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। अगर लोगों की आवश्यकता है तो ये लोग एक प्रकार से उसकी मदद करते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं प्रसार कार्यकर्ता। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता, बाध्य नहीं किया जाता किसी को। चौथा सिद्धांत ये है इसका प्रसार शिक्षा का कि प्रसार शिक्षा में स्थानीय परिस्थितियों को मान्यता दी जाती है कि स्थानीय परिस्थितियां क्या है, सिचुएशंस को ध्यान में रख करके फिर प्रसारकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो स्थानीय परिस्थितियों को मान्यता देता है सर्वप्रथम। ठीक है, पांचवा सिद्धांत इसका ये प्रसार कार्यकर्ता का या प्रसार सिद्धांत का जो अगला सिद्धांत है वो ये है कि प्रसार कार्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की भी व्यवस्था रखी जाती है और उसके क्रियान्वयन में कठोरता नहीं रखी जाती है। लचीलापन होता है प्रसार कार्यक्रम, मतलब कोई दिक्कत आती तो फिर एक प्रकार से उसको डिले भी कर सकते हैं, हम उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं नियमों में। तो एक प्रकार से ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। छठा सिद्धांत ये है प्रसार सिद्धांत में कि प्रसार कार्य को द्रुत गति से नहीं बढ़ाया जाता, मतलब कि तीव्र गति से उनका क्रमिक विकास करना चाहिए ताकि क्या हो, एक प्रकार से अच्छे तरीके से विकास हो सके और अच्छे तरीके से मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अक्ता करके बहुत ज़्यादा एक प्रकार से तीव्र गति से नहीं करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं बहुत ही इत्मीनान से सारी चीज़ों को करते हैं। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से इसकी विशेषता और इसका सिद्धांत है। सातवें सिद्धांत में आप लिख सकते हो प्रसार शिक्षा में स्वावलंबन को महत्व दिया था। स्वावलंबन माने होता है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये बात। आठवीं बात ये है भाई, आठवां सिद्धांत कि प्रसार कार्य में व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और नौवीं बात ये है भाई प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका में या उसके सिद्धांत में कि प्रसार कार्य में जन सहयोग भी लिया जाता है ताकि जनता क्या चाह रही है, पब्लिक डिमांड क्या है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये होती है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है या कोई भी देश जो होता है जनता के द्वारा ही होता है। आज कोई एक प्रकार से तो जनता की चीज़ों को, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना ये परम आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए एक प्रकार से प्रसार के सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए। प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मेथड। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा की विधियों की अगर बात की जाए तो उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चले, तो प्रसार शिक्षा की बात की है तो प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। जैसे कि अगर बात की जाए कुछ विद्वानों ने शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रसार शिक्षण की विधियों को बांटा है। कुछ विद्वान स्वरूप और प्रकृति के आधार पर प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं उनको बांटते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि कार्य के आधार पर बांटते हैं, प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं जो कि प्रसार शिक्षण विधियों को बांटते हैं कार्य के आधार पर। कुछ ऐसे हैं जो कि सीखने के उद्देश्य के आधार पर बांटते हैं शिक्षण विधियों को प्रसार की। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के रूप में या उसके आधार पर एक प्रकार से कैटेगराइज करते हैं प्रसार शिक्षण विधियों को। और कुछ ऐसे विद्वान भी आपको मिलेंगे, प्रसार शिक्षा शास्त्री मिलेंगे, जो कि प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों को बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से मान सकते हो आप। तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर अगर बात की जाए कि एक प्रकार से शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनमें एक प्रकार से कई विधियाँ होती हैं। 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है व्यक्तिगत संपर्क की विधि, दूसरी विधि होती है समूह संपर्क की विधि और तीसरी विधि होती है विराट जन संपर्क की विधि। ठीक है, मास कनेक्ट जिसको बोलते हैं तीसरा। दूसरा है ग्रुप एक प्रकार से कॉन्टैक्ट और पहला होता है आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। तो पहला जो प्रसार शिक्षण विधि होती है, पहला में व्यक्तिगत संपर्कों में जैसे कि क्या शामिल होता है, जैसे कि घर पर जा करके आप किसी चीज़ को किसी मतलब चीज़ के बारे में, किसी समस्या के निदान के बारे में बता दो, खेत पर जा करके बता दो, उसके टेलीफोन यानी फ़ोन करके बता दो, उसके ऑफिस जा करके बता दो, या व्यक्तिगत उसको पत्र लिख दिया, लेटर लिख दिया, ईमेल भेज करके आप बता सकते हो। ये व्यक्तिगत संपर्क से आप ये शिक्षण विधि होगी पहली। दूसरी शिक्षण विधि जो होती है समूह संपर्क विधि, यानी कि ग्रुप कॉन्टैक्ट, यानी आप कोई प्रदर्शन कर दें अच्छा तरीके से या विधि प्रदर्शन कर दें,
परिमाण एक प्रकार से प्रदर्शन कर दे, तो ये सब प्रदर्शन होता है आपका। खेतों पर आप भ्रमण कर लें, ठीक है, और भ्रमण करें, वार्ता सभाएं करें, समूह वार्ता करें, पैनल वार्ता करें, फोरम करें, समूह साक्षात्कार करें, सम्मेलन करें, तमाम सारी कार्यशालाओं का आयोजन करें, प्रशिक्षण करें, तो ये सब समूह संपर्क होता है प्रसार शिक्षण विधियों का। और जो विराट जनसंपर्क होता है, मास कांटेक्ट होता है, उसकी बात की जाए तो पहली तो बात भाई, कहीं पर आप समाचार पत्रों में छपवा दें छापित या मुद्रित सामग्रियां, यानी कि ऐसे अखबार, पत्रिकाएं, किताब, बुलेटिन्स, इसके अलावा पैम्पलेट्स एक प्रकार से छपवा करके बंटवा दें, परिपत्र निकलवा दें, सर्कुलर पत्र निकलवा दें, ठीक है, इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स निकाल दें, तो एक प्रकार से ये सब क्या होते हैं, सभी लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये विराट जनसंपर्क हो जाता है इससे कि भाई हमने पैम्पलेट छपवा करके बतवा दिया कि भाई इस समस्या का निदान इस तरीके से है, लोगों को ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, ये करेंगे तो आपको ये हानि होगी। इस प्रकार से एक पैम्पलेट छपवा करके एक समाचार पत्रों में निकलवा दें, रेडियो पर बतवा दें, तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या हो भाई, शिविर लगवा करके, कहीं पर कैंप लगा करके बहुत ज़्यादा लोगों को का फ़ायदा करे, ठीक है, या रेडियो के द्वारा, ठीक है, यानी रेडियो पर एक न्यूज़ निकलवा दे, या टेलीविज़न पर न्यूज़, या फिल्म कोई बना दे, जैसे कि एक प्रकार से फिल्म बनी थी कौन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इसी प्रकार की फिल्म है। पैडमैन फिल्म बनी, वो भी एक प्रकार से इसी प्रकार की फिल्म है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सारी फिल्में आप देख सकते हो, चार्ट निकलवा दें, पोस्टर छपवा दें, मेला लगवा दें, प्रोजेक्टर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सैटेलाइट, इन सभी के माध्यम से प्रसार शिक्षण विधियाँ ये सब होती हैं विराट जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक एक प्रकार से शिक्षा को प्रसारित करना, प्रचारित करना, ठीक है। तो 3 विधियां होती हैं शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। व्यक्तिगत संपर्क में पर्सनल व्यक्ति को समझाया जाता है, उसकी खेत पर जाकर, उस पर घर के जा करके, उसको फ़ोन मिला करके, उसके ऑफिस जा करके, उसको व्यक्तिगत पत्र लिख करके। समूह वार्ता में कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, उनको समझा करके एक गाँव को समझा देना। विराट जनसंपर्क में सभी संपूर्ण समाज को समझाने का एक प्रकार से ठेका। तो ये होगा प्रसार शिक्षण की विधियाँ। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न, नवाचार प्रक्रिया के चरण के आधार बताइए। नवाचार की अगर बात की जाए, जिसको आप बोलते हैं इनोवेशन, नवाचार को अंग्रेजी में बोलते हैं इनोवेशन, यानी कुछ नई चीज़ें, नवीन तकनीकी, नवीन विकास। इनोवेशन का मतलब होता है जब, मतलब व्यक्ति जब कभी भी किसी भी नवाचार या नव परिवर्तन को अपनाता है, तब वह या मतलब यो ही बिना सोचे समझे उसको नहीं अपनाता है, अपितु उसे अपनाने से पहले उस संबंध में अनेक बार सोचता भी कि भाई ये नियम कायदा या फिर ये चीज़ें हम अपनाएं या ना अपनाएं, तो वो होता है। उससे समय जानकारियाँ प्राप्त करता है, फिर अच्छे तरीके से सोचता है, समझता है, लोगों से पूछता है, निर्णय लेता है, सभी लोगों से जानकारी ग्रहण करता है, उसके बाद में फिर नवाचार को अपनाता है, नई विचारधारा को अपनाता है, नए मोरल वैल्यू को अपनाता है, नए सामाजिक मापदंडों को अपनाता है, उससे पहले नहीं अपनाता है, ठीक है। नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण एक प्रकार से हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके कई चरण होते हैं नवाचार प्रक्रिया के, जैसे कि जानकारी के हिसाब से पहला जानकारी के लिए, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा निर्णय और चौथा क्रिया। ये एक प्रकार से नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अनुसार इसका वर्गीकरण हम करते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। तो जानकारी के हिसाब से अगर नवाचार की बात की है, तो इसे छापित सामग्रियाँ बहुत सारी होती, छप जाती हैं किसी मतलब उसमें, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क, जनसंपर्क, परिपत्र या श्रव्य दृश्य सामग्री, समूह संपर्क, ये सब जानकारी की दृष्टि से एक प्रकार से नवाचार लाते हैं समाज में, लोगों को बताते हैं कि भाई ये नई विचारधारा है, इसको आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले लोग हल से खेती करते थे, बैलों से, लोगों ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया और बताया कि भाई ट्रैक्टर से अगर खेती करेंगे तो कम समय लगेगा और बहुत तीव्र गति से होगा, इस बीज का प्रयोग करें, इस बीज का प्रयोग ना करें। तो ये सब एक प्रकार से जानकारी देकर के नवाचार लाना समाज में। दूसरा होता है मूल्यांकन करके, छापित सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य साधन या प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा करके, अभ्यास करवा करके, प्रदर्शन विधि करके, ठीक है, तमाम सारी सभाएं रख करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का कि भाई आपका ये चीज़ गलत है और हमारा ये चीज़ सही है। मूल्यांकन कर दिया और उसके बाद में आपके समक्ष सिद्ध कर दिया कि भाई हमारी चीज़, हमारा गेहूँ का बीज अच्छा है, उनके गेहूँ 5 क्विंटल एक बीघे में दे रहा है, आपका गेहूँ 2 क्विंटल या 3 क्विंटल दे रहा, तो आप 5 किलो का ही बोएंगे, मतलब 5 क्विंटल वाला ही बोएंगे कि भाई एक बीघे में 5 क्विंटल निकले। तो एक तो ये मूल्यांकन कर करके। तीसरा होता है निर्णय कर करके, यानी कि खेत अथवा घर पर भेंट करके, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के सिखाना, किसी को व्यक्तिगत संपर्क करके निर्णय उसका बदल देना, इस प्रकार से।
और अगला होता है क्रिया करके, परिणाम, प्रदर्शन या व्यक्तिगत भेंट करके, तो क्रिया भी करी जाती है। तो एक प्रकार से क्या होता है, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण किया गया निर्णय प्रक्रिया कि किस प्रकार से लोग निर्णय करते हैं और किस प्रकार से लोग नई चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है, नवाचार लोग अपने अंदर लाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नवाचार प्रक्रिया के चरण। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो नवाचार प्रक्रिया के चरण हो गए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, केवल मतलब 2 प्रश्न आपको करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। खंड 7 से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, अपने और किराए के मकान के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने आप महासंग्राम वाली वीडियो या मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है, इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर हैं, उनको देख लीजिएगा। तो उसमें हमने 2 जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से पढ़ा हुआ है जो है पहले, उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें लिखित टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसमें इस प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने और किराए के मकान के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि रंग से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की रंग योजनाओं का विवरण दीजिए। गृह सज्जा के लिए इंपॉर्टेंट होता है रंग योजना। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि प्रसार शिक्षा से आप क्या समझती हैं, इसके क्षेत्र और महत्व का आप वर्णन कीजिए, बताइए महत्व के बारे में। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न छपेंगे। अगला प्रश्न है प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है पुष्प विन्यास यानी फूल जो सजावट की जाती है घर में वो, तो पुष्प विन्यास के मूल तत्व, सिद्धांत और व्यवस्थाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से कई प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। निश्चित तौर पर मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया है और निश्चित तौर पर अब आपको कहीं पर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। 1-2 मॉडल पेपर आपके पढ़े हुए हैं, एक प्रकार से इससे पहले लिखित वाले मतलब सब्जेक्टिव टाइप के हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। मतलब अब तक लेकर के होम साइंस की 4थी वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियोज ऑलरेडी 1-1 घंटे की अपलोडेड होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, और ये 4थी वीडियो है। ठीक है, यानी 4 वीडियो ये है आपकी। चारों वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्टिव वाले चाहे लिखित वाले, आप कोई भी परीक्षा, आपकी कैसी भी परीक्षा होती है, तो आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।